2024 के लोकसभा चुनाव में देवरिया से हम लोग रूबरू होने जा रहे हैं रुपेश जी के माध्यम से। तो बहुत-बहुत स्वागत है रुपेश जी आपका। और बताइए धन्यवाद राजेश क्या जी। है देवरिया में इस बार हाल-चाल? जी, देवरिया में हाल-चाल देवरिया जो का आप हाल पूछ रहे हैं, बताइए। जी, मैं देवरिया का ही हाल बता रहा हूँ। अगर आप सबसे पहले यही जानना चाह रहे हैं, तो मैं इसको डिस्क्लोज़ करते हुए ये बताना चाहूँगा कि देवरिया एक ऐसा सीट है पूर्वांचल का, जो मुझे ये लगता है कि बनारस और गोरखपुर, इन दोनों के बाद से अगर कोई सेफेस्ट सीट है पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो वो है देवरिया। और ये क्यों है, इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा और कुछ आंकड़े दूँगा, जिससे ये आपको बातें ये स्पष्ट हो जाएँगी। देवरिया जो लोकसभा क्षेत्र है, ये 2 जिलों के विधानसभाओं से मिलकर बना हुआ है। इसमें से 2 विधानसभा क्षेत्र आते हैं कुशीनगर जिले के, जो देवरिया का पड़ोसी जिला है, और 3 देवरिया से आते हैं। और इस विधानसभा क्षेत्र के कुशीनगर की बात करें तो ये है तमकुहीराज और फाजिल नगर। और देवरिया की बात करें तो इसमें देवरिया सदर विधानसभा, पत्थरदेवा और रामपुर कारखाना है। और यहाँ पर 5 की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में है अभी। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात तो है यहाँ की, जो सामाजिक ताना-बाना है, अगर उसके आधार पर हम बात करें तो यह सवर्ण बहुल और ब्राह्मण बहुल ये लोकसभा क्षेत्र है। अगर हम इतिहास के आंकड़ों की बात करें तो पिछली बार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 55% से ज्यादा वोट इनको मिला था। और इस बार भी कुछ ऐसा ही कयास लगाए जा रहे हैं। कोई ऐसा कारण नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर वोट परसेंटेज में कमी आएगी। दूसरा जो सबसे बड़ी बात है कि अगर यहाँ से इतिहास उठाकर देख लिया जाए, तो यहाँ से ब्राह्मण चेहरा या सवर्ण चेहरा सबसे ज़्यादा यहाँ के सांसद हुए हैं। अगर हम प्रसिद्ध नेताओं की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इससे पहले कलराज मिश्रा, जो वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल हैं, वो सांसद रह चुके हैं 2014 में। समाजवादी पार्टी के महासचिव और बहुत बड़े नेता, सवर्णों के भी बड़े नेता थे और समाजवादी पार्टी के भी बड़े नेता मोहन सिंह, यहाँ से 3 बार लोकसभा के सांसद रह चुके हैं। तो यहाँ से मूल रूप से सवर्णों का ही ये क्षेत्र है देवरिया लोकसभा। और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ने एक ब्राह्मण चेहरे पर दांव लगाया है, शशांक मणि त्रिपाठी। और शशांक मणि त्रिपाठी पूर्व सांसद रामपति राम त्रिपाठी के बेटे हैं। और यहाँ से अगर बात किया जाए विरोधी पक्ष का, तो कांग्रेस के खाते में ये सीट आई है इंडी गठबंधन के तहत। और यहाँ से एक राजपूत समाज के, क्षत्रिय समाज के जाने माने चेहरा, जो कि अक्सर आप टीवी डिबेट्स में देख सकते हैं, अखिलेश प्रताप सिंह यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। अगर हम इन दोनों की बात करें सीधे सीधे टक्कर में, तो अभी जो यहाँ का समीकरण बन रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी बहुत बहुत आगे है। लेकिन इसमें एक फैक्टर है जो भारतीय जनता पार्टी को डेंट कर सकता है। चूंकि इस समय कुशवाहा समाज और अन्य पिछड़ी समाज, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ अपेक्षाकृत पहले के ज्यादा इंटैक्ट हैं, लेकिन यहाँ से इस वोट को डैमेज करने के लिए या एनकाउंटर करने के लिए पूर्वांचल के ही एक बड़े नेता स्वामी प्रसाद मौर्य आते हैं। उन्होंने एक अपनी पार्टी बनाई है और उन्होंने अपना कैंडिडेट, पहले लिस्ट में 2 कैंडिडेट्स का लिस्ट जारी किया था, जिसमें एक देवरिया का कैंडिडेट को घोषित किया है। अब देखना ये है कि इंडी अलायंस के लिए वो कितना अच्छा साबित होते हैं और कितना भारतीय जनता पार्टी के वोट काट पाते हैं। लेकिन अभी तक जो भी यहाँ से रुझान आ रहे हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी 100% यहाँ पर जीतती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अपने एक सिद्धांत या अपने तरीके के अनुरूप कहिए तो यहाँ पर सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से बहुत ही अच्छा कैंडिडेट का सिलेक्शन किया है। और कुछ दिन पहले अगर आप लोकल न्यूज़ यहाँ से उठा के पढ़िएगा, तो न्यूज़ यही चला था कि आखिर भाजपा ने मणि त्रिपाठी को ढूंढ ही लिया। अर्थात यहाँ पर जितने भी भाजपा के कैंडिडेट दिए हैं, सब के सब ब्राह्मण होते हैं। और मणि त्रिपाठी के नाम से ज्यादा कैंडिडेट यहाँ से भाजपा ने दिए हैं हमेशा, चाहे वो जीते हैं या हारे हैं। तो ये पूरा लोकसभा देवरिया का एक संक्षिप्त विश्लेषण रहा। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही सटीक विश्लेषण किया है और निश्चित तौर पे देवरिया का सीट महत्वपूर्ण बन जाता है बनारस और गोरखपुर के बाद।